हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के भाग 9 के अंतर्गत इस वीडियो में जीन पियाजे एवं अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को एवं अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने अधिगम से संबंधित 8 वीडियो अपलोड किया है। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वे देख लें, उसका नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे यदि एग्जाम में अधिगम से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसे आप आसानी से हल कर सकें। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको जो है या इसके पहले वाले वीडियो आपको समझ में आए हों, समझ में आ रहे हों, तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देखिए। हम आपको बता दें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पहला संप्रत्यय हम यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, अनुकूलन, एडॉप्शन। देखिए, जो जीन पियाजे थे वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उनका ये मानना था कि बच्चों में अपने वातावरण के साथ समंजन करने यानी एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। यानी अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आप को अपने वातावरण के साथ अपने आप को अपने वातावरण के साथ समंजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करता है। और आपको ये भी बता दें कि जीन पियाजे ने अनुकूलन प्रक्रिया की 2 उप प्रक्रिया बताया था। एक है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। एक को हम इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, दूसरे को हम एक्मोडेशन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले आत्मसात्करण के बारे में पढ़ें। देखिए, आत्मसात्करण और समायोजन, आप ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनेंगे और तुरंत ही आत्मसात्करण और समायोजन को आप समझ जाएंगे। देखिए, आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है, आत्मसात्करण जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यानी यदि कोई बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अपने पूर्व में सीखी गई योजनाओं, मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, यानी अपने पूर्व में सीखी गई योजनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा उस समस्या का समाधान कर लेता है, तो उसे आत्मसात्करण कहेंगे। यानी अपने पूर्व में सीखी गई योजनाओं एवं मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा वास्तविकता के साथ समंजन स्थापित कर लेता है, तो वो क्या होगा, आत्मसात्करण होगा। जैसे उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उदाहरण जो है, यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है, यानी एक बालक है, किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है, तो यह एक आत्मसात्करण का उदाहरण होगा। जी हाँ, क्योंकि वह बालक क्यों मुंह में डाल लिया उस वस्तु को, क्योंकि वह वस्तु को खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। यानी उसने वस्तु को देखा और ये देखने के बाद जो है वो सोच लिया, ये जान गया कि ये खाने वाली वस्तु है, और वह जो है उस वस्तु को खाने की क्रिया के साथ क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया। देखिए, दूसरा समायोजन के बारे में जानेंगे। समायोजन देखिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं, मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाता है, जिससे वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके। यानी यहाँ पर यह है कि इसमें क्या होगा, जब बालक के सामने कोई समस्या उत्पन्न होगी तो वह अपनी पूर्व में सीखी गई योजनाओं, जो उसकी पूर्व में सीखी गई योजनाएं हैं, मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाएगा। क्योंकि पहले जो सीखी गई योजना और मानसिक प्रक्रिया है उससे उस समस्या का समाधान नहीं होगा, और इसलिए वह क्या करता है, पूर्व में सीखी गई योजनाओं एवं मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाता है, जिससे वह नए वातावरण के साथ क्या कर सके, अनुकूलन कर सके। अब यहाँ पर इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए, उदाहरण देखिए क्या है इसका उदाहरण। यहाँ पर देखिए लिखा है, यदि कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रत्यय में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह समायोजन का उदाहरण होगा। आप देखिए, हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
मान लीजिए एक कोई बालक है, छोटा बच्चा है, वो अपने घर कुत्ते को देखता है और देखता है कि कुत्ते के 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 1 मुँह है। तो जब वह कभी बिल्ली को देखता है तो उस पाता है कि उसके 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 1 मुँह है, 2 कान है। तो तुरंत ही वह जो है उसे कुत्ता कह देता है, क्योंकि वह कुत्ते की कुछ विशेषता को जान रहा था, उससे उसकी तुलना करके उसे बिल्ली को क्या कह दिया, कुत्ता कह दिया। लेकिन ये देखिए आत्मसात्करण का उदाहरण हो गया। ये क्या हो गया, यानी पूर्व में सीखी गई योजना का ये सहारा लेकर के उसे कुत्ता कह दिया है बिल्ली को। ये किसका उदाहरण हो गया, आत्मसात्करण का उदाहरण हो गया। लेकिन वही बालक जब कुत्ते की कुछ अलग विशेषता पर गौर करता है, जैसे कि कुत्ता भौंकता भी है, तो अपने पूर्व में सीखी गई योजना में परिवर्तन लाता है, उसमें इस चीज़ को जोड़ लेता है, उसकी एक विशेषता और ऐड कर लेता है कि कुत्ता भौंकता भी है। इसलिए यह किसका उदाहरण हो गया, ये उदाहरण ये हो गया समायोजन का उदाहरण हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए साम्य धारण क्या होता है। यहाँ पर देखिए साम्य धारण है क्या चीज़। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन के बीच एक संतुलन कायम करता है। क्या करता है, साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन के बीच एक संतुलन कायम करता है। आप देखिए जब बालक के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यदि उस समस्या का समाधान करने के लिए वह आत्मसात्करण एवं समायोजन दोनों का सहारा लेता है, तो उसे हम साम्य धारण कहेंगे। क्या कहेंगे, साम्य धारण कहेंगे। आइए देखिए संरक्षण क्या होता है। संरक्षण देखिए, संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने एवं समझने की क्षमता से है। यानी यदि कोई बालक वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता को समझ जाता है, पहचान जाता है, तो हम कहेंगे उसमें संरक्षण का गुण आ गया है। और ये भी जान जाता है कि किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करना, यानी ये समझ जाता है कि केवल इस वस्तु का रूप रंग परिवर्तित हुआ है, उसके तत्वों का नहीं हुआ है, तो ये हम कहेंगे उसमें संरक्षण का गुण क्या है, आ गया है। आइए देखते हैं अगला, संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है। देखिए संज्ञानात्मक संरचना है क्या चीज़, इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए संज्ञानात्मक संरचना किसी बालक के मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक क्षमता क्या होती है, मानसिक योग्यता क्या होती है, मानसिक शक्ति क्या होती है, तो आप जानते हैं ये जो आप चिंतन है, तर्क है, कल्पना है, आपका प्रत्यक्षीकरण है, संवेदना है, स्मृति है, ये सब क्या हैं, आपकी मानसिक योग्यताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं। तो ये कह रहा है इनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, मानसिक संज्ञानात्मक क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं। अब देखिए मानसिक संक्रिया क्या होती है, मेंटल ऑपरेशंस क्या होता है। अब देखिए जब बालक के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वह समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेगा, चिंतन भी करेगा, तर्क भी करेगा। तो जब ये समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करता है, तो वह मानसिक संक्रिया करते ही समझा जाता है। अतः मानसिक संक्रिया क्या है, अतः मानसिक संक्रिया जो है चिंतन का एक साधन है। अगला देखिए स्कीम से क्या होता है। देखिए स्कीम से क्या होता है, व्यवहारों का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। व्यवहारों का देखिए क्या बताया गया है, ऐसा व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाता है। कोई भी व्यवहार जिसे आप दोहराते हो, रेगुलर दोहराते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। जैसे जो है छोटे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, तो रोज़ सुबह जो है अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, जूता मोजा पहनते हैं, टाई बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्कीम्स का उदाहरण हो गया। अब देखिए स्कीमा क्या है। स्कीमा देखिए स्कीमा है क्या चीज़, स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यानी स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका हम क्या कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम ये कहें छोटा बालक है, अब छोटा बालक किसी बड़े व्यक्ति को देख करके मोजा पहनना सीख जाता है। यानी हम ये कहें कि वह बड़े व्यक्ति को मोजा पहनते हुए देखता है और वह मोजा पहनने का प्रयास करता है, तो वो मोजा पहनना सीख जाता है। तो हम ये कहेंगे उस बच्चे ने मोजा पहनने का जो है स्कीमा जो है क्या कर लिया है, सीख लिया है। अब देखिए अगला हम बताएंगे विकेंद्रण क्या है। विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु के बारे में, देखिए विकेंद्रण है क्या चीज़, विकेंद्रण से तात्पर्य
किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से है। यानी यदि आप किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ ढंग से और वास्तविक ढंग से आपके अंदर सोचने की क्षमता है तो इसे हम क्या कहेंगे, विकेंद्रण कहेंगे। अब देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखिए क्या है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखिए, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के देखिए बालक के संज्ञानात्मक विकास अथवा बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाओं को बताया था। यानी इन्होंने देखिए क्या बताया था, इन्होंने ये कहा था कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है निम्नलिखित 4 क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था जीन पियाजे ने दिया है, 4, या इसे कहेंगे बौद्धिक विकास की कितनी अवस्था को दिया है, 4 दिया है। अब देखिए ये चारों अवस्थाएं है क्या चीज़। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। जो संवेदी पेशी अवस्था है इसे सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे, ये 7 से 11 वर्ष होता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे औपचारिक संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, 11 वर्ष से आगे होती है। अब देखिए ठोस संवेदी पेशी अवस्था के बारे में, पहली अवस्था के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए संवेदी पेशी अवस्था इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशुओं में शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना और उसे मुंह में डालना प्रमुख है। और इस अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाओं का गुण आ जाता है और प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने की प्रतिवर्त क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वस्तु अस्थायित्व क्या होता है अभी आगे हम बता रहे हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अब देखिए वस्तु अस्थायित्व है क्या चीज़, जब वस्तु को बालक के सामने जब वस्तु को बालक के सामने से हटा लेने के बाद भी उसका अस्तित्व, यानी उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है उसके लिए, तो हम क्या कहेंगे, उसे वस्तु अस्थायित्व कहेंगे। जैसे कहने का मतलब हमारा ये है, जब बालक के सामने कोई वस्तु होती है तो वह उसके बारे में सोचता है, उसके लिए उसका अस्तित्व रहता है। लेकिन यदि वस्तु को हटा लेने के बाद कुछ समय तक, कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक, कुछ समय तक उसके जो है मस्तिष्क में उसका अस्तित्व रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। अब देखिए जीन पियाजे ने, ध्यान देंगे इसमें, जीन पियाजे ने इस अवस्था को, संवेदी पेशी अवस्था को 6 उप अवस्था में वर्गीकृत किया है। पहला किया है प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था है, इसके 6 अवस्थाएं हैं इस अवस्था की, जन्म से 1 माह। दूसरा है वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था, 1 माह से 4 माह। तीसरा है गौड़ वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था, 4 से 8 माह। तीसरा है गौड़ इसकी मेटा समन्वय की अवस्था, ये है 8 से 12 माह। फिर तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह। फिर जो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये 18 माह से 24 माह है। इसमें क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। इसमें किसका गुण आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण इसी के अंतर्गत क्या हो जाता है, आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था देखिए 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। एक को कहते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, यानी प्री कंसेप्चुअल पीरियड। यह 2 वर्ष से, यह अवधि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की होती है। यानी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 वर्ष से 4 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। जीन पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर बल डाला है, पहला है संकेत और दूसरा है चिन्ह। यानी यहाँ पर 2 तरीके की सूचकता पर बल डाले हैं, एक को कहते हैं संकेत, दूसरे को कहते हैं चिन्ह। मूर्त वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम संकेत है, जबकि चिन्ह को वस्तुओं या घटनाओं का एक अमूर्त चिंतन होता है। यानी जो चिन्ह होता है वस्तुओं या घटनाओं का अमूर्त चिंतन होता है। देखिए प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो होती है, जो 2 से 4 वर्ष होती है, इसकी 2 सीमाएं होती हैं। ये है पहला एनिमिज्म, यानी जीववाद होता है, ये पूछा भी गया है। देखिए जीववाद है क्या चीज़, इसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगते हैं। यानी जीववाद में क्या होता है, बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, उसके लिए गाड़ी, मेज, पंखा आज सजीव हैं। दूसरा है आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म,
इसमें बालक सिर्फ अपने विचार को ही सही मानता है। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। फिर देखिए अंतर्दर्शी अवधि है। अंतर्दर्शी अवधि, यह अवधि 4 साल से, देखिए यह अवधि जो होती है 4 साल से 7 साल की होती है। इसमें बालक साधारण मानसिक प्रक्रियाएं जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेता है। यानी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवधि है, अंतर्दर्शी अवधि, जो 4 से 7 वर्ष होती है, इसमें बालक कुछ मानसिक प्रक्रियाएं, साधारण मानसिक प्रक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेता है, परंतु इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियम को नहीं समझ पाता है। देखिए ये 4 से 7 वर्ष हो जाएगा इसमें, तो 7 वर्ष के बालक देखिए वो जो है ऐड करने लगते हैं, यानी जोड़ने लगते हैं, घटाने लगते हैं। हो सकता है कुछ उनके टेबल भी 2 3 4 का टेबल भी याद हो जाए। तो ये क्या है, कुछ मानसिक प्रक्रिया करने लगेंगे लेकिन उनके नियम को समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस अवधि में बालकों में पलटावी गुण का विकास नहीं होता है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवधि में बालकों में पलटावी गुण का विकास नहीं होता है। पलटावी गुण का मतलब ये है विपरीत क्रम में सोचना। यानी बालक ये नहीं बालक को अगर ये बता दिया जाए 2 गुणे 2 बराबर 4, ये तो जान जाएगा, लेकिन 4 भागे 2 बराबर 2 कैसे हुआ ये नहीं जान पाएगा। इसे हम पलटावी गुण कहेंगे। पलटावी गुण का मतलब विपरीत क्रम में जो सोचना है। जैसे लिख दिया गया यहाँ पर 3 + 5 बराबर 5 + 3, यानी मतलब इसमें उसको दिक्कत होगी समझने में। ये 3 + 5 तो कर ले जाएगा, फिर इतना नहीं सोचेगा 3 + 5 = 5 + 3 = 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम में नहीं सोच पाता है। तीसरी अवस्था देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चों में मूर्त वस्तुओं, यानी जो वस्तु प्रत्यक्ष उसे दिखाई देगी, मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन एवं तर्क करने लगते हैं और इसकी सहायता से समस्या समाधान कर लेते हैं। इस अवस्था में बच्चों में पलटावी गुण का विकास हो जाता है। यानी बच्चा जब ये बच्चा 2 गुणे 2 बराबर 4 जानता है तो ये भी जान जाएगा 4 भागे 2 बराबर 2 कैसे हुआ। यानी इस अवस्था में बालकों में संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण जैसे गुणों का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में संरक्षण का गुण आ जाएगा, संबंध का और वर्गीकरण का गुण भी आ जाएगा। जैसे उस संरक्षण के अंतर्गत जैसे उसे पता चल जाएगा कि अगर 1 लीटर जो है जल है, उसको अगर हम बड़े बर्तन में रखेंगे तो उसकी परिधि ज़्यादा होने के कारण वो कम ऊंचाई तक जाएगा, और अगर हम उसे छोटे बर्तन में रखेंगे उसकी परिधि कम होने के कारण वो ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस अवस्था में बालकों का चिंतन एवं तर्क प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। फिर भी इस अवस्था के 2 दोष बताए गए हैं जो निम्नलिखित है। देखिए पहला दोष तो यही है कि इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाते हैं जब वस्तु मूर्त रूप में क्या हो, प्रस्तुत की गई हो, यानी उसके सामने वस्तु क्या हो, प्रत्यक्ष उपस्थित होगी, तभी वो मानसिक संक्रिया कर पाएगा। अब देखिए इसमें देखिए और दूसरी विशेषता इसका देखिए दूसरा जो वो है, इसमें क्या होता है, जो चिंतन एवं तर्क जो होता है वो पूर्ण क्रमबद्ध नहीं होता। यानी इसमें जो चिंतन और तर्क होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में तो अधिक अच्छा होता है, क्रमबद्धता उसमें पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसका जो चिंतन होता है या तर्क जो होता है वो पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है। इसका जो है ये दोष है। अब यहाँ पर देखिए औपचारिक संक्रिया की अवस्था क्या है। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। इस अवस्था में बालकों में अमूर्त चिंतन की योग्यता, इस अवस्था में बालकों में क्या हो जाता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। यानी उन्हें यदि उसके सामने वस्तु उपस्थित भी नहीं है तब भी वह उस वस्तु के बारे में सोचता है, कल्पना करता है। बालकों में विकेंद्रण का गुण पूर्णतः विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालकों के चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, चिंतन अधिक लचीला होता है। किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोच कर एवं चिंतन करके कर लेते हैं। बालकों में अपसारी गुण एवं परिकल्पनात्मक निर्माण का गुण विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बताया है यह अवस्था 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। इस अवस्था में बालकों में अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाएगा, यानी औपचारिक अवस्था है, 11 वर्ष के बाद की अवस्था है, यानी इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहेंगे। बालकों में विकेंद्रण का गुण पूर्णतः विकसित हो जाएगा। इस अवस्था में बालकों में चिंतन में क्रमबद्धता आ जाएगी, पूर्ण क्रमबद्धता आ जाएगी, चिंतन अधिक लचीला हो जाएगा
और किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके वह कर लेता है। बालकों में अपसारी गुण एवं परिकल्पनात्मक निर्माण का गुण भी क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। आइए आपको बताते हैं अल्बर्ट बंडूरा। देखिए अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है क्या चीज़। देखिए इस सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, इस सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सीखना, मॉडलिंग थ्योरी, अनुकरण द्वारा सीखना, निर्देशन द्वारा सीखना के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनके सिद्धांत को हम किसके नाम से जानते हैं, जो है अवलोकनात्मक अधिगम के सिद्धांत से के नाम से, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से, प्रेक्षणात्मक सीखना के नाम से, मॉडलिंग थ्योरी के नाम से। कई बार पूछा गया है, मॉडलिंग थ्योरी के नाम से, अनुकरण द्वारा सीखना और निर्देशन द्वारा सीखना के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इतने सिद्धांत के जानने के बाद ये जान गए होंगे आप इस सिद्धांत का मेन तथ्य है क्या चीज़। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत का मेन तथ्य है क्या चीज़। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी अवलोकन द्वारा सीखते हैं, यानी अर्थात इस सिद्धांत में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन, परीक्षण एवं अनुकरण करके उस व्यवहार को क्या कर देता है, सीख जाता है। यानी इस सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा ने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके, परीक्षण करके, अनुकरण करके उस व्यवहार को क्या कर सकता है, सीख सकता है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अल्बर्ट बंडूरा ने ही ये कथन दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। इन्होंने ये कहा था, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को देखकर आक्रामकता सीखते हैं। यानी उनका ये कहने का मतलब है, किसी बच्चे को फिल्म दिखाया जाए और फिल्म में हिंसात्मक व्यवहार है, तो जैसे हिंसात्मक व्यवहार वहाँ पर जो अभिनेता होते हैं, कार्य करने वाले उसमें पात्र होते हैं, करते हैं, तो जब कभी भी वैसी स्थिति मिलती है तो वह बालक भी वैसे ही आक्रामकता को दिखाता है, अर्थात वह वैसे ही हिंसात्मक व्यवहार को करता है। इसे किसने कहा है, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है। अब देखिए अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के, देखिए अल्बर्ट बंडूरा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं। 4 चरण बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला अवधान होता है, अटेंशन, अवधान का मतलब ध्यान देना। देखिए दूसरा है रिटेंशन, माने धारण करना, आत्मसात करेंगे उसे। तीसरा देखिए पुनरुत्पादन है, रिप्रोडक्शन है। और चौथा है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं। पहला अवधान है, दूसरा धारण है, तीसरा पुनरुत्पादन है, चौथा अभिप्रेरणा है। आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए आपको हम ये बता दें कि इनकी 2 पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली पुस्तक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, यानी अल्बर्ट बंडूरा की पहली पुस्तक का नाम क्या है, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। और देखिए दूसरा है सोशल लर्निंग थ्योरी, दूसरा क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। अब देखिए लास्ट हम बताते हैं आपको, अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग जो किया था वो बेबी डॉल और निर्जीव या सजीव गुड़िया, देखिए अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग जो है बेबी डॉल अर्थात निर्जीव गुड़िया पर और सजीव जोकर पर किया था। इसमें देखिए ये भी दिखाया गया था कि अगर कोई प्रत्येक बच्चों को, यानी बच्चों के समूह को ये दिखाया गया, एक जो है बच्ची है, उस गुड़िया को लेती है, उससे प्रेम करती है, उसको जो है अपने गले से लगाती है। तो जब बच्चे उस चीज़ को देखे थे, उसके बाद कभी वो अगर गुड़िया को पाते हैं तो ऐसी ही जो है ऐसा ही व्यवहार वो भी करते हैं जो उसने किया था। तो कहने का मतलब ये भी है, हमने ऊपर यहाँ पर बता दिया है कि बच्चे यहाँ अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अवलोकन द्वारा सीखते हैं, परीक्षण द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग बेबी डॉल पर किया था, या निर्जीव गुड़िया पर किया था, या सजीव जोकर पर किया था। उम्मीद करते हैं ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।